हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखते हैं। दो महिलाएं जिन्होंने अपने राज्य के मामलों का संचालन करते हुए अकबर के युद्धों का सामना किया और विजय भी प्राप्त की थी, जिनका नाम रानी दुर्गावती और चांद बीबी सुल्ताना थे, वे कहाँ से थी? चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए। ए जैसलमेर और खानदेश से, बी मालवा और गुजरात से, सी गोंडवाना और अहमदनगर से, डी रणथंभौर और खानदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोंडवाना और अहमदनगर। रानी दुर्गावती गोंडवाना से थी और चांद बीबी अहमदनगर से। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से अकबर की अवधारणा सुलह कुल का अर्थ है? ऑप्शन देखिए। मैत्री और सद्भावना सभी के लिए आम भाईचारा, सी बिरादरी व मैत्री, डी सद्भाव और शांति। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सद्भाव और शांति। अकबर की अवधारणा सुलह कुल का अर्थ है सद्भाव और शांति। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से चित्तौड़ के आह्वान के बाद जो शहर मेवाड़ की राजधानी बन गया था वह है? ए मेवाड़, बी खानदेश, सी उदयपुर, डी जयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उदयपुर। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन दीन-ए-इलाही की वास्तविक भावना का सही ढंग से वर्णन करता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन देखते हैं। ए यह एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की दिशा में एक प्रयास था, बी मौजूद पंथ के उत्कृष्टता के लिए कोई प्रावधान नहीं होना, सी यह आम लोगों की आस्था व नागरिकता के लिए था, डी इसमें सम्राट के प्रति तीव्र निष्ठा पैदा करने की भावना थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यह एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की दिशा में एक प्रयास था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, अकबर के दीन-ए-इलाही में सामाजिक सुधारों के कुछ सिद्धांतों को शामिल किया गया था। निम्न सामाजिक सुधारों में से कौन सा सुधार दीन-ए-इलाही का हिस्सा नहीं थे? ए विधवाओं का पुनर्विवाह, बी बाल विवाह का निषेध, सी मैत्री संबंध और डी स्त्रियों की तानाशाही की अस्वीकृति। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्त्रियों की तानाशाही की अस्वीकृति। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, मुगल चित्रकला के शासनकाल के दौरान अपनी चरम पर पहुंच गई थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी ए और बी, डी शाहजहां। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किसने चांद बीबी से मुगलों के विरुद्ध रक्षा की थी? ए बीजापुर, बी उदयनगर, सी अहमदनगर, डी खानदेश। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदनगर। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से वह कौन सा मुगल राजकुमार था जो अरबी फारसी संस्कृत में निपुण था? अकबर, सलीम, सुलेमान सिको, दारा सिको।
प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दारा शिकोह। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भारतीय जातीय सीमा के एक अधिकार को तोड़कर पुर्तगाली नौसैनिक अड्डों तक पहुंच गए थे। ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेज। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से गजनी की एक अपनी छोटी सी रियासत किस क्षेत्र में थी? मंगोलिया में, अफगानिस्तान में, तुर्की में, फारस में। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। जिस समय नादिर शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तब दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन देखते हैं। मोहम्मद शाह, अहमद शाह, बहादुर शाह जफर, शाह आलम प्रथम। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। दिल्ली सल्तनत अपने भवनों के निर्माण में प्राचीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। मेहराबी खुलापन, गुम्मद, मेहराब, सजावट। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेहराब। दिल्ली सल्तनत अपने भवनों के निर्माण में प्राचीन वास्तुकला के लिए मेहराब के लिए प्रसिद्ध थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। निम्न में से किसे निर्गुण सुधारक के रूप में जाना जाता है? चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन देखते हैं। ए चैतन्य, बी तुलसीदास, सी कबीरदास और डी सूरदास। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीरदास। कबीरदास निर्गुण सुधारक के रूप में जाने जाते थे। चलिए पढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसे मौर्य कहा गया था? अकबर, शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। मध्यकालीन हिंदू शासक जो अकबर के समकालीन थे और उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? महाराणा प्रताप मेवाड़, सदाशिव राय विजयनगर, राजा मानसिंह, हेमचंद हेमू। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमचंद हेमू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। गायन की ध्रुपद शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? विष्णु दिगंबर, तानसेन, अमीर खुसरो, सुलेमान। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विष्णु दिगंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। भारत में सबसे पहला शासक जिसने नहरों की स्थापना करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक, कृष्णदेव राय, अकबर, टीपू सुल्तान। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। यहाँ दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण कराया था। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18।
मुगल काल के दौरान भारत में दी गई फसलों की शुरुआत हुई थी, वह थी जौ और बाजरा, मक्का और गेहूं, तंबाकू और मक्का, नील व मक्का। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तंबाकू और मक्का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, मुगल साम्राज्य किस शासक के शासनकाल के दौरान अपनी अधिकतम प्रादेशिक सीमाओं तक पहुंच गया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है? ताराबाई, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव, शाही। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है पेशवा बालाजी विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 21 देखिए। दिल्ली सल्तनत किस शासक के कार्यकाल में अपनी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, रजिया सुल्तान। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, टोडरमल राजस्व प्रणाली किस रूप में जानी जाती थी? कानकूट, गल्लाबख्शी, जब्ती, नसक। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जब्ती। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। अकबर के दरबार में महानतम संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था? मार्कंडेय पांडे, रामतनु पांडे, हरिदास, लाल कुलवंत। 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 24, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से प्रसिद्ध हिंदी कवि था? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, बीरबल। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खाने खाना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 देखिए। अकबर के शासनकाल के दौरान महानतम इतिहासकार जिसने अकबरनामा और आईन अकबरी लिखी थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्बास खान अरवानी। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, श्वेतांबर जैनी थे? ऑप्शन देखते हैं। सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते थे, काले रंग के वस्त्र पहनते थे, लाल रंग के वस्त्र पहनते थे, भगवा रंग के वस्त्र पहनते थे। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते थे श्वेतांबर जैनी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 27, अष्टांगिक मार्ग संबंधित है? बुद्ध, महावीर, चारवाक, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुद्ध। अष्टांगिक मार्ग बुद्ध से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 28,
निम्न में से लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा किसे दी जाती है? सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, महावीर और बुद्ध। प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बुद्ध। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा दी गई है। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 20वें तीर्थंकर, 21वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24वें तीर्थंकर। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30। निम्न में से किसे गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया? कुंडा देवी, संघमित्रा, महाप्रजापति, माया देवी। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाप्रजापति। प्रश्न नंबर 31 देखिए। निम्न में से ऋग्वैदिक आर्यों के परिवार का मूल था? ऑप्शन देखिए, पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, एक सत्तात्मक, वंशवादी। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पितृ सत्तात्मक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। निम्न में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। मौर्य काल के मूर्तिकारों को नक्काशी में उच्चतम परिपूर्णता प्राप्त हुई थी? ऑप्शन देखते हैं, पुष्प डिजाइन, खंभों की नक्काशी, पशु अंकित करने की नक्काशी में। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पशु अंकित करने की नक्काशी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। सातवाहनों की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा दावा कहा जा सकता है? सहिष्णुता की धार्मिक नीतियों को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध धर्म के लिए संरक्षण देना। ऑप्शन बी, अपनी प्रशासनिक व अदालती कार्रवाई में संस्कृत भाषा को वरीयता प्रदान करना। सी, महान आर्थिक नीतियों व अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देना। डी, भारतीय कला में महान योगदान के रूप में अमरावती व नागार्जुन कोंडा कला को विकसित करना। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महान आर्थिक नीतियाँ व अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देना। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। विंध्य के दक्षिण क्षेत्र में पहला महान साम्राज्य किस शासक का था? चोल, चेर, पांड्य, सातवाहन। 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सातवाहन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। भारत का सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक जो अपने न्याय की भावना के लिए प्रसिद्ध था, जिसका विवरण एक बौद्ध भिक्षुक नागसेन के द्वारा मिलता है? देवमियसु, महेंद्र, एकोरेटस, हेलिकस। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। मौर्य शासक की हत्या के बाद मौर्य राज्य के शासन पर किसने सत्ता स्थापित की? पुष्यमित्र शुंग ने, अग्निमिया ने, वसुमित्र ने, जयसमिसा ने। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था? चलिए ऑप्शन देखिए,
अशोक की शांति प्रिय नीतियाँ, विदेशी आक्रमणों का होना विशेषकर यूनानी, आर्थिक एवं वित्तीय संकट, साम्राज्य में विभाजन व पिछड़ी व्यवस्थाएं। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक की शांति प्रिय नीतियाँ। ये मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, अशोक स्तंभों को सबसे बड़ी विशेषता थी? अखंड संरचना, नक्काशी, खास पॉलिश की किस्म, कारीगरी की एकरूपता। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खास पॉलिश की किस्म। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। अशोक के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बनाए गए विशेष महत्वपूर्ण पद थे? राजुक, युक्त, धम्म महामात्र, प्रतिवेदिका। 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धम्म महामात्र। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में अशोक के महानतम शासक होने वाले तथ्य है जो विश्व इतिहास में उसकी उपस्थिति का दावा करते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए, अशोक ने जीवन के दोनों पहलुओं धार्मिक व और धर्मनिरपेक्षता का परिपूर्ण पालन किया। बी, अपनी जीत को हासिल करने के बाद अशोक ने अपने जीवन को पूरी तरह से शांति को समर्पित कर दिया था। सी, अशोक ने लोगों के भौतिक, नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान का कार्य किया। डी, अशोक ने विभिन्न जातियों को एकजुट करने का प्रयास किया था। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपनी जीत को हासिल करने के बाद अशोक ने अपने जीवन को पूरी तरह से शांति को समर्पित कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, अशोक ने अपने नाम को किस रूप से संबोधित करवाया था? देव नाम प्रियदर्शी राजा, अशोक प्रियदर्शी, धम्म अशोक, देवपुत्र। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देव नाम प्रियदर्शी राजा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 43, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध से संन्यास ले लिया था? युद्ध से संन्यास ले लिया था क्योंकि? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए, कलिंग युद्ध की विजय प्राप्ति के बाद मौर्य साम्राज्य में भारत की राजनीतिक में एकता आई थी। बी, अशोक ने जब जन और सामग्री के विनाश को देखा तो उनको लगा युद्ध व्यर्थ है और अक्षमाप्रार्थी हो गए। सी, युद्ध में हिंसा, वध और संताप से लड़ाकों और बिना लड़ाकों को भी ले जाया जाता था। डी, युद्ध के तुरंत बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया जो हिंसा का विरोधी धर्म था। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, युद्ध में हिंसा, वध और संताप से लड़ाकों और बिना लड़ाकों को भी ले जाया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? श्रीलंकाई इतिहास, देवभाषा और महावंश, बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान, अशोक के शिलालेख, पुरातात्विक स्रोत और पुराण। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक के शिलालेख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था? वह पुस्तक थी मेगास्थनीज की भारत यात्रा, इंडिका, भारतीय उपमहाद्वीप, ए और बी।
45 का संयुक्त उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंडिका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंका था क्योंकि नंदों ने चाणक्य का अपमान किया था। नंद शासक कम उम्र के थे। नंदों के पास लोगों से जबरन वसूली करने और दमन द्वारा धन का जमावड़ा हो गया था। चाणक्य के आदेशों को स्थापित करना चाहता था, आदर्शों को स्थापित करना चाहता था। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नंदों के पास लोगों से जबरन वसूली करने और दमन द्वारा धन का जमावड़ा हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किस वंश का शासन था? हिरण्य वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नंद वंश। प्रश्न नंबर 48 देखिए, उत्तरी भारत के सभी महाजनपदों में से जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभरा था? अंग, मगध, काशी, कौशल। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मगध। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत को विभाजित किया गया था 16 महाजनपद राज्यों में, 8 गणतंत्र राज्यों में, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50। भारत के बाहर सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया था? चीन में, तिब्बत में, श्रीलंका में, जापान में। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका में। तो फ्रेंड्स ये थे जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे आगे के प्रश्न मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। प्रश्न कैसे लगे दोस्तों कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।